मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि है चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सेस ऑफ द लूप, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने से पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। मैं हूं निवेश और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सेस ऑफ द लूप। स्टार्ट करते हैं। इसका एक सिमिलर टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सेस ऑफ लूप भी है, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है शायद उसमें है, तो उसको मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूँ, वहां पर से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर जो कि एक्सिस पर होगा, किसकी, लूप की। तो सबसे पहले हम एक लूप बना लेते हैं। देखिए लूप आपको पता है कैसा होता है, तो ये रहा एक लूप। ठीक है, ये किसी तरह का, जिस तरह से चूड़ी होती है, आपने चूड़ी को इस तरह से रख दिया है, तो मान लीजिए वो एक चूड़ी है, और सॉरी ये एक लूप है। जिस तरह से चूड़ी होती है उस तरह से आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ लूप, लूप की एक्सिस इस डायरेक्शन में होगी। एक्सिस इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, वैसे इस डायरेक्शन में भी, बट हम बात कर रहे हैं अभी नॉर्मली एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमें निकालना है। तो कोई पॉइंट मान लेते हैं ऑन एक्सिस ऑफ द लूप। पहले लूप की एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रही लूप की एक्सिस, और मान लेते हैं इस पॉइंट कैपिटल पी पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी है, ये सेंटर ओ से हम मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर ये है। अब देखिए ये एक सर्कुलर लूप है, तो इसकी एक रेडियस भी होगी। इस रेडियस को हम नाम दे देते हैं, बताइए क्या नाम दे, ए नाम दे देते हैं। ठीक है, ए नाम हमने दे दिया। अब क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, देखिए परफेक्ट सर्कल नहीं बन पाया है, आप मानकर चलिए एक परफेक्ट सर्कल ये है। ठीक है, तो हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर। तो डेफिनेट सी बात है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं जिससे हम ये निकाल सकें। सिर्फ एक फॉर्मूला हमारे पास है, वो क्या है बताइए। क्या बोल रहे हो भैया, बायो सेवर्ट लॉ, वो कह रहे हैं बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ का यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही तरीका है कि हम एक पॉइंट का निकाल दें, किसी एक पॉइंट का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, कहीं एक का निकाल दें और उसको इंटीग्रेट कर दे तो पूरे का आ जाएगा भैया। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो हमें पता लग गया इसमें बायो सेवर्ट लॉ लगना है। बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है बताइए, आइडियल गैस इक्वेशन। आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूँ इसे आईडीएल, याद रखने के लिए, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई छूट गया हमारा। तो सबसे पहले आपको याद आ रहा होगा कि उसमें क्या क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले डीएल होता है, तो सबसे पहले इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं इस एरिया को, ये वाला डी एल। ठीक है, डीएल है, और भैया डीएल तो बाद में कंसिडर करते हैं, सबसे पहले तो करंट भेजते हैं। तो मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है इसमें, हर बार हम क्लॉकवाइज मान रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, इस बार एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। डीएल और पॉइंट पी को जोड़ने वाली लाइन को मैंने नाम दे दिया है आर, जो कि डिस्टेंस होता ही है उसमें आर। डीएल और जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस आर होता है बायो सेवर्ट लॉ में। ठीक है, अब हमारा बचता है एंगल थीटा। तो आपको पता है कि जो हमारा ये एंगल होता है डीएल और आर के बीच वाला, वो थीटा होता है। तो आप जब एक बैंगल लेंगे, तो आप अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और उससे आप इस तरह से कोई स्टिक से उसको ज्वाइन कर लेते हैं, मान लीजिए स्टिक से करते हैं, और आप उसको 3D में देखेंगे तो वो एंगल 90 डिग्री ही बनता है। आपको लग नहीं रहा है यहाँ पर 90 डिग्री है, बट ये 3D में अगर देखें तो आप ये कुछ इस तरह से एंगल है, और ये इसके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हमारा। तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी आपको थीटा की वैल्यू पहले ही मिल गई यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये वैल्यू 90 डिग्री होगी हमारी। ठीक है, अब ये जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन वाला एंगल है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कुछ समय के लिए अल्फा, कुछ समय के लिए नहीं, डेरिवेशन के लिए ही अल्फा। तो ये आपका अभी सेटअप तैयार हो चुका है, इससे हम आगे का डेरिवेशन करेंगे। इस पॉइंट पर जो हमारा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो किससे निकलेगा, बायो सेवर्ट लॉ से।
और बायो सेवर्ट लॉ से यहाँ पर जो फील्ड होगा उसको चलिए नाम दे देते हैं डी एल है तो डी बी। डी बी इज इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे अपने आप लैंग्वेज बनाकर आप लिख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डी एल एट पॉइंट पी इज गिवन बाय डी बी इज इक्वल टू, ये सिर्फ इस पॉइंट के लिए है, अभी हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे जो लूप है उसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड आएगा। ठीक है, तो डी बी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, बायो सेवर्ट लॉ में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई जो करंट यहाँ पर है, डी एल जो आपने कंसिडर किया है एलिमेंट्री पोर्शन, साइन थीटा यानी साइन 90 आएगा और वो 1 होता है, बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी आर स्क्वायर, ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का हमारा है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से कुछ ये आ जाएगी। ठीक है, देखिए एक बार लगा कर देख लीजिए आप, आपने इस तरह से कंडक्टर, देखिए जो करंट की डायरेक्शन है वो यहाँ पर इस तरह से है, तो इस तरह से आप कंडक्टर को ग्रैब करेंगे और जो फिंगर्स का कर्ल है वो अंदर की तरफ है, तो ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप या पेपर इन इनवर्स डायरेक्शन, तो ये आ गई डी बी हमारी। लेकिन एट द सेम मोमेंट आपको मैं बता देता हूं क्या होता है, इसके ठीक अपोजिट यानी यहां पर ये जो यहां पर फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, एक्चुअली यहां पर ये वाली जो इस तरह से डायरेक्शन दिखा रहा है एक्चुअल में हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है ये बताएगा आपको। तो पहले कंसिडर कर लीजिए एक अपोजिट में डी एल डैश मान लीजिए चलिए इसको, ठीक है, और इसको भी सिमिलरली इस तरह से यहाँ आप ज्वाइन कर दीजिए। डिस्टेंस तो देखिए इसके लिए ये डिस्टेंस x कॉमन रहेगा और ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर r थी, तो ये वाली डिस्टेंस डॉटेड लाइन वाली भी r ही होगी। ठीक है, एंगल ये भी अल्फा ही बनाएगा। और जब सब वैल्यूज सेम है इसकी, देखिए डीएल भी हमने अपने आप की डीएल डैश माना है वैसे तो, लेकिन बराबर ही है वो, क्योंकि एलिमेंट्री पोर्शन होता है छोटे से छोटा पोर्शन हम जितना ले सकते हैं, तो वो बराबर ही होगा, यानी सब वैल्यूज बराबर है। इसको हम मान लेते हैं डीबी डैश से। मैंने आपको बोला सब वैल्यूज बराबर है, तो एक्चुअली डीबी और डीबी डैश भी इक्वल ही होंगे। फिलहाल फिर भी हम उसको डीबी डैश मान लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, करंट सेम जा रहा है दोनों में, डी एल, इसको भी आप डी एल ही मान लीजिए जैसा कि मैंने बोला सेम होगा, अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसकी डायरेक्शन हम निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पर जो करंट है वो ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ किस तरह से फ्लो कर रहा है। तो एक कंडक्टर को आप ग्रैब करेंगे तो देखिए फिंगर्स का जो कर्ल है आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड्स डायरेक्शन, ये आ गई हमारी फील्ड। डी बी डैश इसको हम नाम देंगे, ठीक है, डी बी डैश हम इसको नाम दे देंगे। अब देखिए ट्विस्ट आता है यहाँ पर, अगर हम इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, मैंने आपको बोला था सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही जो फील्ड है टोटल वो रिसाइड करेगी, ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर इनको अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये वाला अगर हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, पहली बात तो ये एंगल अल्फा है और ये जो एंगल है डॉटेड लाइन वाला यानी ओ पी, और ये जो डॉटेड लाइन बन रही है इसको अगर आप एक्स बोल देते हैं तो ओ पी एक्स 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। इस तरह से ये जो डी बी है और डी एल है ये भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली होता ही है कि ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये जो आर और डी बी है ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब बताइए ये 90 डिग्री है और ये एंगल तो आपने पहले ही कह दिया ना 90 माइनस अल्फा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा अल्फा, तो ये एंगल भी आपका अल्फा है। ये छोटा सा मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ये अल्फा है। और अल्फा के साथ वाला हमेशा क्या होता है, एंगल के साथ वाला कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी बी कॉस अल्फा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी ये एंगल क्या हो जाएगा डी बी कॉस
अल्फा। अब आप सोचेंगे मैंने डी बी डैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इनकी वैल्यू तो वैसे भी इक्वल ही है ना, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, डायरेक्शन ही तो अलग आ रहा है, तो डी बी कॉस अल्फा, इसलिए इक्वल मान लीजिए इनको, डी बी कॉस अल्फा। यहाँ जो आएगा कौन कौन से बचेंगे बताइए, डी बी, आप डॉटेड लाइन से इसको दिखा दीजिएगा, मैंने गलती से, साइन अल्फा, और ये भी हो जाएगा डी बी हमारा साइन अल्फा। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि अपने आप बनाकर लिख लेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डी बी कॉस अल्फा और डी बी हमारा दूसरा जो डी बी डैश कॉस अल्फा है, एक्चुअली ये वैल्यू में बराबर है, इसलिए मैंने डी बी लिख दिया है इसको, डी बी और डी बी डैश वैल्यू में बराबर है, इसलिए इसको मैंने डी बी से रिप्लेस कर दिया। ये अपोजिट है डायरेक्शन में और सेम है मैग्नीट्यूड में, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, यानी टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करती है वो सिर्फ एक्स एक्सिस की वजह से यहाँ पर रिसाइड करती है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ साइन कंपोनेंट की वजह से होगी। ये लाइन आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये सेटअप आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ऊपर आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका आगे का डेरिवेशन करते हैं। तो जब आप वो लाइन लिख लेंगे, आप लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश, या इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर लगाकर और मॉड का साइन लगाकर, यानी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर वो लाइन आ जाएगी आपकी जो मैंने आपको समझाई। टोटल मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बोला वो सिर्फ साइन कंपोनेंट की वजह से होगी। ठीक है, ये पिक्चर आपको साफ नहीं दिख रही है, आप ऊपर देख सकते हैं कॉर्नर में किस तरह की पिक्चर है। तो जो हमारी फील्ड होगी टोटल, वो रिसाइड करेगी किसकी वजह से बताइए, मैंने बोला साइन की वजह से, साइन कंपोनेंट की वजह से। तो कुछ इस तरह की होगी हमारी फील्ड। इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगा है, क्योंकि इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का जब हम इंटीग्रेट कराएंगे तभी तो ये लूप बनेगा। अब देखिए क्या होगा, अल्टीमेटली अगर आप ये वाला पॉइंट भी कंसिडर करते तो ये पॉइंट अपने आप कंसिडर होता, ये करते तो इसका अपोजिट कंसिडर होता, जिस तरह से इनका अपोजिट अपने आप कंसिडर हुआ था। तो ये आ गया डी बी साइन अल्फा। अब क्या करेंगे, इस डी बी की वैल्यू को यहाँ रखिए, डी बी की वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा। ठीक है, कांस्टेंट क्या क्या है, ये सभी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट दे दिया एक बार कांस्टेंट, डीएल जो एलिमेंट्री पोर्शन है बाहर, ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसी को तो हम इंटीग्रेट कराएंगे। आर जो है वो रेडियस सर्कल का सॉरी डिस्टेंस जो है वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो वो कॉमन रहेगा, मतलब मेरा ये है कि कांस्टेंट रहेगा, तो वो सभी बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। इसी तरह से साइन अल्फा भी बाहर हमारा आ रहा है, बचता क्या है डीएल। अब जब इस डीएल को आप यहाँ पर इंटीग्रेट कराएंगे, आपको पता है कि डीएल क्या होता है आपका, इंटीग्रेट अगर आप इस डीएल को कराते रहेंगे तो ये क्या बनेगा अल्टीमेटली 2 पाई आर होता है, लेकिन ए यहाँ पर रेडियस है तो 2 पाई ए हो जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा डॉट 2 पाई ए। तो ये आ गया हमारा b इज इक्वल टू, देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया है 2 पाई ए है ये। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहाँ से, इस ट्राइंगल से ओ, अगर इस पॉइंट को आप माने y और इसको p मान लेते हैं, ओ वाई पी में से आप वैल्यू निकाल सकते हैं साइन अल्फा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको नाम भी दे दीजिए, चलिए इसको y नाम दे दीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे आप इन ट्राइंगल ओ वाई, कौन सा ट्राइंगल है, ओ वाई पी, ओ वाई पी में साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर हमारा ए है, हाइपोटेनस हमारा आर है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर हमारा आ गया। देयरफॉर अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी बताइए, जब आपको साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए अपॉन आर, पहले आई फिर आर स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू ए अपॉन आर 2 पाई ए। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है आर स्क्वायर और ये आर, एक्चुअली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आर कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली, अगर हम देखें तो वाई पी डिस्टेंस को हम आर कह रहे हैं,
और इस r की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो हम r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये रख सकते हैं, और r की वैल्यू हम रखना चाहें तो r हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो b हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 आगे ले आते हैं, पाई आगे ले आते हैं, आई भी आगे ले आते हैं, अपॉन इंटू ए स्क्वायर बाय ये हमारा क्या है, आर स्क्वायर इंटू आर, यानी आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू और आर की जगह ये वैल्यू। इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आप खुद देखिए क्या होगा, आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो पावर 1/2, और 1/2 पावर को जब हम ऐड कराएंगे 1 के साथ, जब पावर, जब ये सेम मल्टीप्लाई में होते हैं इस तरह से बेसिस, तो ऊपर की जो पावर है मल्टीप्लाई की वो ऐड हो जाती है, तो 1/2 प्लस 1 3/2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे भी आपने सिमिलर डेरिवेशन कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट में, तो ये समझना कुछ डिफिकल्ट होगा नहीं अगर आपने पढ़ा है। तो ये आएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, इसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं। हाँ, अब आप ये ज़रूर लिखेंगे इफ़ लूप हैज़ n टर्न्स, तो जब n टर्न्स होंगे आप यहाँ लिखेंगे इफ़ लूप हैज़ n टर्न्स, तो इसको n से आप मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 पाई एन आई बाई आई एन आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 3/2 इसकी पावर होगी। चलिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इफ़ लूप हैज़ n टर्न्स, n टर्न्स अगर लूप के हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, उसके बाद आप यही लाइन लिखेंगे और इनटू n लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि एक के लिए 2 पाई आई ए स्क्वायर है तो n के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा n, तो सिंपल आ जाएगा, यही वाला जो पूरा है सेम आ जाएगा, इनटू n हो जाएगा। ठीक है, अब दो केसेस हमारे पास बनते हैं, कितने बनते हैं, 2 केसेस। तो पहला जो केस है उसमें ये जो x है ये बहुत ज़्यादा छोटा डिस्टेंस है, यानी कुछ इस तरह से होता है, देखिए ये जो लूप था और x ये डिस्टेंस था यहाँ तक का, तो अगर ये x डिस्टेंस सर्कल की रेडियस से बहुत छोटा हो, यानी नेग्लिजिबल हो जाए, यानी x यहाँ की जगह एक्चुअली यहाँ पर ही पहुँच जाए, सेंटर ही इसका x हो जाए, यानी x इज इक्वल टू हम 0 मान सकते हैं इस कंडीशन में। तो हमें क्या लिखना है, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, तो इस कंडीशन में हम x को 0 मान सकते हैं। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और इस कंडीशन में ये जो लूप है आप देख सकते हैं बिहेव कर रहा है कौन से वाले डेरिवेशन की तरह, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, उसकी तरह ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई। हाँ, अगर n के लिए बोला जाए तो आप फिर लिखेंगे यहाँ पर इफ लूप है n टर्न्स, तो 2 पाई एन आई हो जाएगा। ठीक है, और ये पहला केस था हमारा। सेकंड केस है हमारा इसका अपोजिट, इफ a इज वेरी वेरी लेस देन x, तो इस बार इस a को 0 करेंगे, a 0 हो जाएगा, तो ये जो पावर होगी हमारी ये हो जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, ये 2 लिखा है, 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, डिफरेंस नीचे क्रिएट होगा, ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, इस बार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 इंटू 3/2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एक्स क्यूब, एन नहीं सॉरी आई ए। ठीक है, तो ये होगा तब जब ये a इज वेरी 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 लेस देन x। ठीक है, तो 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, और अगर n टर्न्स लूप में होंगे तो n यहाँ पर आ जाएगा। फिर से लिखेंगे लूप हैज n टर्न्स देन 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू b इज इक्वल टू ऐसा होगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, प्रोवाइड करूँगा, उसको आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स नोट्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।